गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे क्रैब साइकिल की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस की बातें की थी। क्रैब साइकिल की खोज करने वाले सर हैंस क्रैब, जिन्होंने 1937 में क्रैब साइकिल डिस्कवर की थी। इस चक्र को सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें सर हैंस क्रैब को 1953 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। यह चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इस चक्र में प्रवेश करने वाला पहला प्रोडक्ट एस्टाइल कोएंजाइम ए होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है तथा कुछ पदों में हाइड्रोजन निकलती है, जो कि साइटोक्रोम तंत्र में विभिन्न हाइड्रोजन ग्राही जैसे NAD और FAD के द्वारा ग्रहण की जाती है। परिणाम स्वरूप ऊर्जा ATP का निर्माण होता है। इस चक्र में 10 पद होते हैं और ये पद निम्न प्रकार हैं। पहला पद, जिसे फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड कहते हैं या संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा हाइड्रेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन, तीसरा हाइड्रेशन, चौथा ऑक्सीडेशन जैसे ऑक्सीकरण या यहां पर डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं इसको। पांचवा डिकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। देन फॉस्फोराइलेशन ऑफ GDP, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन फोर्थ। इन स्टेप्स को हम यहां पर दिखा रखे हैं, सबके सब 10 स्टेप, और इनकी डिटेल जानने के लिए हम ये क्रैब साइकिल देखते हैं। इसमें पहला पद जो कि हम यहां शामिल नहीं करते हैं वो है पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। तो पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होना ये माइटोकॉन्ड्रिया से पहले का स्टेप होता है। यहां पर इसको हम पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इस पद में कोएंजाइम ए का एडिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन रिमूवल होता है, एस्टाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। एस्टाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के साथ मिलकर, तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड और एस्टाइल कोएंजाइम ए दोनों फ्यूज हो जाते हैं, या यूं कह दें कि कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, जो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है, जिससे सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह फर्स्ट स्टेप हुआ और जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड में परिवर्तित होती है। डिहाइड्रेशन यहां होता है, वाटर रिमूवल होता है। एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक एसिड सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप हाइड्रेशन, जहां पर वाटर एडिशन होता है। एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप यह ऑक्सीडेशन का है, जिसे हम डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप ऑक्जेलोसैक्सेनिक एसिड का निर्माण होता है। यह स्टेप 4। पांचवें स्टेप के अंदर डिकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। ऑक्जेलोसैक्सेनिक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में कन्वर्ट होती है, और यह अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होता है। यहां ये 6th स्टेप है, जिसे हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी हुआ और हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है। यह यहां से निकलने वाली हाइड्रोजन NAD द्वारा ग्रहण की जाती है,
जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एटीपी का निर्माण करती है। 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। यहां पर कोएंजाइम ए का एडिशन होता है, जिसके फलस्वरूप सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। यह सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसे हम सक्सिनेट भी कह देते हैं। यह एक अकेला स्टेप ऐसा है जिसमें जीडीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है, और जीडीपी का फॉस्फोराइलेशन होने से अर्थात एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां जुड़ने से ये जीटीपी का निर्माण होता है, दैट इज इक्वल टू एटीपी। ये 7th स्टेप में ये संपन्न हुआ। और सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। ये फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित होते समय यहां पर जो निकलने वाली हाइड्रोजन है वो एफएडी के द्वारा ग्रहण की जाती है। ये 8th स्टेप हुआ, जो कि डिहाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन 3rd कहलाता है। फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होती है। फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में यह मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। यहां पर हाइड्रेशन 2nd होता है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और मैलिक एसिड का निर्माण होता है। मैलिक एसिड मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये लास्ट स्टेप, जिसे हम 10वां स्टेप भी कहेंगे, इससे पहले का ये 9वां स्टेप। तो मैलिक एसिड मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का निर्माण करता है, और ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का निर्माण होते समय निकलने वाली हाइड्रोजन ये पुनः एनएडी के द्वारा ग्रहण की जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू यहां से ये वाला होने वाला क्रैब साइकिल जो है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, और इससे पहले वाला जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रकार से जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का निर्माण होता है, ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर और फिर से सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक एसिड का निर्माण करती है। अब आप यहां देख सकते हैं कि एनर्जी कहां-कहां निकल रही होती है। एटीपी कहां-कहां बनेगी, जहां-जहां हाइड्रोजन निकल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में ट्रांसफर होगा और वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पहला पद जहां पर 4th जहां पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, एनएडी के द्वारा ग्रहण की जाती है। यहां पर 6th स्टेप जहां पर भी एनएडी द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण की जा रही है, और इसके बाद में ये 10th स्टेप जहां पर एनएडी द्वारा हाइड्रोजन ग्रहण की जाती है। और एक ये माने तो पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम ए बनते वक्त में एक हाइड्रोजन यहां एनएडी के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो 4 हाइड्रोजन molecules will be removed which were received by NAD। तो NAD 4 NAD और वो मिला के बना लेंगी NADH। इससे क्या बनेगा, 1 से 3 ATP का निर्माण होता है, तो कुल मिला के कितनी 12 ATP का निर्माण हो जाएगा। एक जगह पर FAD हाइड्रोजन को रिसीव करती है, तो FAD से जो है 2 ATP का निर्माण होता है बराबर 2 ATP, और एक जगह पर GTP का निर्माण होता है इज इक्वल टू 1 ATP। कुल मिला के 12 और 3 15 ATP का निर्माण होता है। यदि एक पायरुविक एसिड से 15 ATP फॉर्मेशन होते हैं, तो ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण या पायरुविक एसिड बनते हैं। तो जो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं, 1 से 15 ATP निकल रहे हैं, तो 2 से कितने निकलेंगे बराबर 30 ATP। यह एनर्जी का हिसाब किताब है। जब 30 ATP यहां निकल रहे हैं, हमने ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी कि वहां पर ऑक्सीडेशन अगर होता है तो वहां पर एक ग्लूकोज से जो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं
उसमें 8 ATP का निर्माण होता है। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं ये ग्लाइकोलाइसिस में, कुल मिला के हम देखें तो 38 ATP फॉर्मेशन होते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 ATP मॉलिक्यूल्स। इस तरह से ये एनर्जी का ही स्टेटमेंट हो जाएगा और ये ग्लाइकोलाइसिस संपन्न हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।